हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक टॉर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो आप हेडिंग डालिए टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझो बेटा जरा कि अगर हम आपसे एक बात कहें, देखिए डाइपोल हम लोग दो तरीके का पढ़े हैं, एक तो बार मैग्नेट वाला डाइपोल और एक करंट कैरिंग लूप वाला डाइपोल। तो हम यहाँ पे जो भी रिजल्ट बार मैग्नेट वाले डाइपोल के लिए बनाएंगे वो सारे रिजल्ट वैलिड होंगे करंट कैरिंग लूप वाले डाइपोल के लिए। राइट, तो हम ड्राइव भले ही बार मैग्नेट के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आसान पड़ता है थोड़ा, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको समझाने के लिए मैं ड्राइव बार मैग्नेट के लिए रिजल्ट कर रहा हूं, लेकिन नोट में लिखवाऊंगा कि वो सारे रिजल्ट एप्लीकेबल हैं किसके लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए। राइट, तो ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा था एक करंट कैरिंग लूप भी अपने आप में एक डाइपोल होता है और एक बार मैग्नेट भी डाइपोल होता है। तो ध्यान से देखिए, मैं तुमसे कहूं कि मान लो ऐसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ऐसे मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ऐसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल को, और वो डाइपोल मान लीजिए बार मैग्नेट का, ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है। ये मान लो नॉर्थ पोल है प्लस एम पोल स्ट्रेंथ, ये मान लो साउथ पोल है माइनस एम पोल स्ट्रेंथ, ये हमारा माइनस एम पोल स्ट्रेंथ है। तो ये देखो साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, अब समझो इसकी जगह पे हम चाहते हैं करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। तो पहले इस पे फोर्स निकालते, जैसे याद करो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स क्यू इंटू ई लगता था इलेक्ट्रोस्टैट में, ऐसे इस पर फोर्स पॉजिटिव पोल पर, नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F बराबर m इंटू बी नॉट, और इस पर फोर्स लगेगा इधर अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड m इंटू बी नॉट, ये F लगेगा। तो बताओ बेटा इस पूरे डाइपोल पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो आपने कहा सर हमने एक बात तो देख ली कि इस डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो बताओ जरा नेट फोर्स क्या, जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो तो हम कहते थे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये कैसा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, मैं इसकी जगह एक करंट कैरिंग लूप रख दूं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैंने कहा था अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिडायरेक्शनल करंट कैरिंग लूप रखा है तो बताओ जरा उस पर नेट फोर्स क्या होता था, जीरो। तो बताओ वो भी एक डाइपोल है, तो एक करंट कैरिंग लूप वाला डाइपोल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर भी नेट फोर्स जीरो। अच्छा एक बात बताओ, इस डाइपोल को मैं इधर खिसका दूं, इधर खिसका दूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बताओ अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, एक्स खिसका दें, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो एक्स खिसकाने के बाद भी उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो आप कहेंगे कि सर ये जो इक्विलिब्रियम है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ट्रांसलेशन का, कैसा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी इस डाइपोल का ट्रांसलेशन वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, न्यूट्रल। राइट, अच्छा जो मैंने फोटो बनाई है, अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने तुम्हें सिखाई थी माइनस से प्लस, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की, जैसे हम लोग म्यू वेक्टर या कैपिटल एम वेक्टर कहते थे। इस फोटो में म्यू वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो ये एंगल मान लो थीटा है। तो हमने जो फोटो बनाया है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। अच्छा बताओ अगर किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होता है तो जो टॉर्क होता है वो हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अगर कोई भी सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो जो टाउ नेट होता है, नेट टॉर्क होता है, वो हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर होता है। एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई भी सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम इस डाइपोल पे जो टॉर्क निकालें
वो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट, इस मिड पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर आएगा। तो जो टाउ होगा, टॉर्क होगा, वो हर पॉइंट के अबाउट बराबर होगा। लेकिन कब होता है ऐसा? जब उस सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो। तो चेक करो, यहां से देखो, ये लेंथ 2L होगी, जिसे अब तक हम लोग 2L कहते आए थे, मैग्नेटिक लेंथ। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। तो मैं यहां लिखने चला टाउ नेट, तो नेट टॉर्क, और मैं साफ साफ लिख रहा हूं अबाउट एनी पॉइंट। बेटा भले ही मैं कैलकुलेट इस पॉइंट के अबाउट कर रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो नेट टॉर्क लिख रहा हूं मैं हर पॉइंट के अबाउट यही होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। सिस्टम अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। राइट? बताओ, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो है तो टाउ नेट हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर होगा। ध्यान दीजिए। तो जरा इस पॉइंट के अबाउट टाउ नेट देखो, तो बताओ इस वाले फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो, क्योंकि ये वाला फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन बताओ ये वाला फोर्स इस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगी 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो ध्यान दो, ये आएगा बताओ कितना? mv0 इंटू 2L साइन थीटा, ये आ गया। और डायरेक्शन देखो, अगर हम यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे फंसा दें, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस में। तो आपने पढ़ा m इंटू 2L को बोलते हैं कैपिटल M या म्यू, तो म्यू v0 साइन थीटा। तो आपको पता है टाउ नेट, यानी अगर हम किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो निकल के आता था म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी, या चाहो तो इसी को कुछ लोग एम क्रॉस बी, कैपिटल एम है ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। राइट? ये आ गया टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट? मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, टॉर्क ऑन डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल when placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होता है वो m क्रॉस बी, और ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट एनी पॉइंट आ रहा है। राइट? तो यहां पे हम आपसे दो तीन बातचीत कर सकते हैं। ये टॉर्क जीरो कब होगा? जब थीटा जीरो हो या 180 हो, जब थीटा जीरो हो या 180 हो, उस समय बताओ टाउ नेट क्या होगा? जीरो। तो मैं यहां पे वो कंडीशन लिख दे रहा हूं, अगर थीटा जीरो यानी म्यू वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उस समय बताइए टाउ नेट जीरो, और टाउ नेट जीरो, तो ये रोटेशन का इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशन में भी तीन तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो हम आपको बताते हैं जब म्यू और बी पैरेलल होते हैं तो ये रोटेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अभी निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट तब बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है कब? जब म्यू और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं, यानी डाइपोल हमेशा उस कंडीशन में रुकना चाहता है जब म्यू और बी पैरेलल हो जाएं। अच्छा, अगर थीटा 180 डिग्री यानी म्यू एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां दिखा रहे हैं अलग से, तो उस केस में भी टाउ नेट जीरो है। तो रोटेशन का इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये रोटेशन का बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट? और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है। इसे नोट करिए पहले, और नोट करने के बाद आप नीचे नोट लगाइए और उसमें एक दो लाइन लिखेंगे।
इसमें एक दो लाइन लिखिए। ठीक है, ये देखो हमने भले ही बार मैग्नेट के डाइपोल पे लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क निकाल दिया, लेकिन सच बात क्या है कि यही टॉर्क करंट कैरिंग लूप के लिए भी है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो नोट में पहला पॉइंट लिखिए, यानी देखो कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो है, यानी ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम हमेशा है, हर पोजीशन पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम केवल दो बार मिलेगा, जब म्यू और बी पैरेलल होंगे तो रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब म्यू और बी एंटी पैरेलल होंगे तो रोटेशन का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और जो टाउ नेट आएगा वो हर पॉइंट के अबाउट बराबर बराबर आएगा, क्योंकि सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर बराबर आएगा। तो नोट में पहला पॉइंट लिखिए, सेम टॉर्क पहला पॉइंट लिखें, सेम टॉर्क इज ऑल्सो एक्टिंग on current carrying loop, same torque is also acting on current carrying loop inside uniform magnetic field because it is also a magnetic dipole, राइट। कह रहे हैं कि यही रिजल्ट करंट कैरिंग लूप के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। सेकंड पॉइंट लिखें, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल only when magnetic field is uniform, and this result does not depend on shape of the loop and axis of rotation, कह रहे हैं ये जो रिजल्ट है ये हर तरीके के लूप के लिए होगा, चाहे वो रेक्टेंगुलर लूप हो, चाहे वो सर्कुलर लूप हो, चाहे वो ट्रायंगुलर लूप हो, क्लोज लूप हो, तो वो डाइपोल बनेगा। अगर एक क्लोज लूप है और उसमें करंट है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, तो उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वो अपने आप में एक डाइपोल होगा। और ये रिजल्ट हर तरीके के लूप के लिए वैलिड होगा, चाहे वो लूप ट्रायंगल शेप का हो, चाहे वो रेक्टेंगल, चाहे वो स्क्वायर और चाहे वो सर्कुलर शेप का हो, हर तरीके के लूप के लिए वैलिड है। और ये टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कोई भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही आएगा, और नेट फोर्स जीरो आने का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क बराबर बराबर होता है, राइट। मैं मान रहा हूं आप इतनी बात समझ गए हैं। चलिए अब देखिए जरा, आगे बढ़ा जाए। चलिए हेडिंग डालें, वर्क डन, हेडिंग डालिए वर्क डन इन रोटेटिंग a magnetic dipole
वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field, in uniform magnetic field, in uniform magnetic field। और इसी में ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ब्रैकेट में लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो एक बात समझ लो, हम रिजल्ट भले ही बार मैग्नेट के लिए ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वही रिजल्ट वैलिड होगा किसके लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। तो जरा समझते हैं, हम ड्राइव भले ही किसके लिए कर रहे हैं, बार मैग्नेट के लिए, क्योंकि वो डाइपोल है, और वही रिजल्ट एप्लीकेबल होगा किसके लिए, आपके करंट कैरिंग लूप के लिए, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं तुमसे कहूं यहां पर सबसे पहले तो हम आपको जरा बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है, ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और कोई बार मैग्नेट ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है। और ये मान लो उसका साउथ पोल है -m पोल स्ट्रेंथ, ये मान लो नॉर्थ पोल है +m पोल स्ट्रेंथ। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे होगा, माइनस से प्लस की तरफ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो म्यू वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो अगर म्यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है तो समझ जाओ इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता उस समय इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो कन्वेंशनली हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? जीरो। ध्यान देना, या मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फोटो से समझा दें, थोड़ा करंट कैरिंग लूप के लिए भी समझा दें, आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और हमने इसमें एक करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा है, ऐसे, और इसमें करंट का सेंस एंटी क्लॉक है, तो इसका एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर ऐसे है। तो ये म्यू और बी कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इस लूप की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये दोनों एक ही बात है, ये भी डाइपोल है, वो भी डाइपोल है। वो लूप चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, when magnetic moment vector and magnetic field vector, when magnetic moment vector and magnetic field vector are perpendicular to each other, then dipole is said to be in zero potential energy state. Dipole is said to be zero potential energy state, जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, राइट। आप समझिएगा जरा, तो ये डाइपोल जीरो पोटेंशियल एनर्जी में, अब हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हम इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी तब निकालना चाहते हैं जब ये डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है। तो ध्यान देना, अगर ये डाइपोल ऐसे हो जाए, ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, बताओ जरा, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये एंगल थीटा हो गया, और ये हमारा -m और ये +m। अब देखो, ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है,
अब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे हो गए, या ऐसे बोले इसको हम थोड़ा सा घुमा दें ऐसे, ऐसे ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये है, तो ये एंगल देखो थीटा है। इस कंडीशन में मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, इस कंडीशन में मैं बात करने जा रहा हूं। आपको पता है ये डाइपोल कहां रुकना चाहता है, ये डाइपोल ऐसे रुकना चाहता है, ऐसे कि म्यू और बी पैरेलल हो जाए, सबसे स्टेबल पोजीशन। तो ये लूप ऐसे खड़ा होना चाहता है, ऐसे कि इसका म्यू और बी पैरेलल हो जाए। उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये जीरो है लेकिन मिनिमम नहीं है, इससे भी कम एनर्जी होगी अभी, और वो एनर्जी नेगेटिव में आएगी, और वो तब होगी जब म्यू और बी पैरेलल होंगे। उस समय हमने कहा था रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देना, ये लूप अपने आप इधर जाना चाहता है। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रो में, वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो बताओ हम इससे कहेंगे कि इस पोजीशन से आप थीटा एंगल घुमा के दिखाइए। देखो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा होगा एफ, इस पर इधर लग रहा होगा एफ, और वो एफ आपको पता ही है एम बी नॉट होगा, ठीक। ये डाइपोल को किसी भी पॉइंट का बाउंड ले लो, मिड का बाउंड ले लो, इसके बाउंड ले लो, ये अपने आप ऐसे घुमाना चाहता है, ये चाहता है ये डाइपोल ऐसे हो जाए। तो बताओ हम एजेंट से कहेंगे थीटा एंगल पर इसे आप स्मॉल एंगल डी थीटा इधर डिस्प्लेस करके दिखाइए। तो बताओ एजेंट अगर इसको थीटा एंगल पे जाके डी थीटा घुमाए, तो डी थीटा घुमाने में एजेंट का जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू एजेंट, और आपको पता है इसी का नाम होगा डी यू पोटेंशियल एनर्जी, और वो लिखा जाएगा टाउ एजेंट इनटू डी थीटा। जैसे एफ डी एक्स पढ़ते थे, तो यहां टाउ डी थीटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब देखो टाउ कितना होगा, एजेंट का टॉर्क। अगर बताओ हम इसको ऐसे स्लोली घुमाना चाहते हैं, तो बताओ एजेंट का जो टॉर्क होगा, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी स्लोली डिफाइन करते हैं, तो बताओ जरा, यानी हम इस पोजीशन पे जाके से डी थीटा घुमाना चाहते थे, तो बताओ टाउ एजेंट का टॉर्क होगा मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर। तो ये टाउ एफ एम के बराबर और ये डी थीटा। तो बताओ टाउ एजेंट टाउ एफ एम के बराबर, और एफ एम का टॉर्क बताओ म्यू, और मैग्नेटिक फील्ड अगर थीटा एंगल पे है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क था वो अभी पढ़े थे एम बी नॉट साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा, ये आ गया हमारा डी डब्ल्यू एजेंट। बहुत ही बढ़िया समझना, और इसी का नाम है डी यू, इसी का नाम है डी यू। इसे अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, ध्यान से देखना, तो डी यू का इंटीग्रेशन, ये डी डब्ल्यू एजेंट का इंटीग्रेशन डब्ल्यू एजेंट, और ये बताओ बनेगा एम कांस्टेंट बी नॉट कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। लिमिट देखना, लिमिट जब थीटा 90 डिग्री था, जब म्यू और भी परपेंडिकुलर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो थी। जब ये थीटा थीटा है, उस समय की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, ये डाइपोल की उस समय की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी जब डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। उस समय जब 90 है तो बताओ कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब थीटा एंगल है उस समय की पोटेंशियल एनर्जी मैं निकालना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या बनेगा, u बनेगा, ये बनेगा u, और बताओ लिमिट 0 से u, और ये देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर कर दे रहा हूं एम बी नॉट, और ये देखो कॉस थीटा, लिमिट बोलो 90 से थीटा। तो देखो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 जीरो होता है, अरे पता है ना। तो ये देखो माइनस एम बी नॉट, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90। तो यहां से देखो u बराबर ये कॉस 90 जीरो माइनस एम बी नॉट कॉस थीटा, या इसी को कुछ लोग बोलने लगते हैं माइनस एम डॉट बी, एम डॉट बी, और चाहो तो तुम इसे माइनस म्यू डॉट बी कह दो, एम की जगह म्यू हो सकता है, या माइनस म्यू भी कॉस थीटा। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट।
और जहां पे थीटा एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। यानी जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे होंगे उस समय उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस म्यू बी कॉस थीटा या माइनस म्यू डॉट बी। राइट, नोट करिए इसको पहले। इसे नोट करिए। यानी बताओ, अब हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो इसमें एक लाइन नोट लगा के लिख लीजिए कि दिस रिजल्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल for current carrying loop. This result is also applicable for current carrying loop because current carrying loop is also a magnetic dipole. क्योंकि जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। और हमने बताओ यहाँ पे बार मैग्नेट के लिए ड्राइव करा, वही रिजल्ट इस लूप के लिए भी वैलिड होगा, और ये लूप किसी भी आकार का बना रहे। क्लियर? आप देखना बेटा, चलिए देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें अभी अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला। एक तो कोई भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो म्यू क्रॉस बी टॉर्क होता था अबाउट एनी पॉइंट, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती थी माइनस म्यू डॉट बी डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट का, या माइनस म्यू बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते थे। तो ध्यान दीजिए, जब थीटा 0 डिग्री, तो ये बताओ म्यू बी साइन थीटा होता था। अरे ये म्यू वी नॉट साइन थीटा होता था, और डायरेक्शन अलग होगी। तो जब थीटा 0, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी था, हम साइन बना दे रहे हैं। अब बताओ, जब थीटा 0 तो टाउ नेट टॉर्क 0, और टॉर्क 0 तो बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, माइनस म्यू बी, थीटा को 0 रखा, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और टाउ 0 तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये रोटेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में डाइपोल कब होता है? जैसे हम कहें ये कोई एक लूप है ऐसे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, इस समय बताओ थीटा 0 है, और ये डाइपोल की जो स्टेबिलिटी है, इसमें मान लीजिए करंट सेंस ऐसे हमने दिखा दिया, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ऐसे। राइट? अच्छा, दूसरी संभावना देखना, अगर थीटा 180 डिग्री, यानी म्यू एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कौन सा केस था? जब म्यू पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था। तो बताओ इस केस में टाउ तो अभी भी 0 आ रहा है, लेकिन बताओ पोटेंशियल एनर्जी देखो, ध्यान से देखो, म्यू भी कॉस 180 होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का म्यू भी। बोलो भाई, तो ये देखो मैक्सिमम आ गया। तो टॉर्क 0 तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कब होगा? जब ये लूप, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और इस डाइपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अपोजिट है, ये लूप यहां पे अनस्टेबल, अनस्टेबल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इन पर कुछ सवाल कर लेते हैं, समझेंगे जरा। हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपसे कह रहे हैं हम आपको 4 फोटो बना रहे हैं। एक करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ऐसे ईटा कैप। तो ईटा कैप क्या है? दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ म्यू वेक्टर, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर बोल दो। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक मूवमेंट का, या इसी को चाहो तो तुम कह दो यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर, एक ही बात है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है। ये पहला फोटो। दूसरे फोटो में ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट वेक्टर है। ये सेकंड फोटोग्राफ। थर्ड फोटो देखिए, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और चौथा फोटो में भी मैं बना दे रहा हूं यहां पे, फोर्थ फोटो। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, फिर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलो भाई बताओ, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो जब थीटा बताओ ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो बताओ इसमें और इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। देखो U1 पॉजिटिव होगा, U4 भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां एंगल 180 है, यहां एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल आएगा म्यू और बी के बीच। तो बताओ सबसे ज्यादा 1 में, उसके बाद 4 में। अब आ जाओ जरा, इसमें देखो 90 है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ये एंगल बताओ लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90, तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। तो सुनो भाई, सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 4, उसके बाद सेकंड, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी थर्ड में। ये ऑर्डर है पोटेंशियल एनर्जी का। बोलो भाई। और अगर ये ऑर्डर पोटेंशियल एनर्जी का है तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखो क्या होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
हमसे वो ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल कर लेते हैं कि लूप का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। देखो बेटा, वो ऑर्डर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। सबसे कम स्टेबल होगा पहला लूप, फर्स्ट लूप सबसे लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है। नोट करिए। नोट करते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखें, इफ ए बार मैग्नेट of magnetic moment m, if a bar magnet of magnetic moment capital M is freely suspended in a uniform magnetic field, of strength B, then work done in rotating the magnet through an angle theta is right। तो देखिए ध्यान से, कह रहे हैं एक बार मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया, फ्रीली सस्पेंडेड। तो बताओ वो बार मैग्नेट किस पोजीशन में रुकेगा? जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब म्यू और बी पैरेलल होंगे। तो देखो, शुरुआत में जब हमने उसे फ्री छोड़ा तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो बार मैग्नेट ऐसे रुक जाएगा। यहां होगा हमारा साउथ पोल, इधर होगा नॉर्थ पोल। ये माइनस पोल स्ट्रेंथ, ये प्लस पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट माइनस से प्लस, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस म्यू की जगह एम कहा उन्होंने, माइनस एम बी कॉस जीरो। और ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम थी, जो कि इनिशियल थी, और ये होगी माइनस एम बी। अब कह रहे हैं कि इस मैग्नेट को इस पोजीशन में थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फाइनल पोजीशन देखो क्या हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने बार मैग्नेट को ये ऐसे कर दिया, थीटा घुमा दिया। ये मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू वेक्टर को एम वेक्टर को यार फर्क नहीं पड़ता, ये थीटा एंगल। तो इस पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा होगी। तो बताओ, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा, तो आपने वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। अगर हम किसी भी सिस्टम को स्लोली अरेंज करते हैं, कैसे? स्लोली, तो डब्ल्यू एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बनेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम बी कॉस थीटा, और इनिशियल होगी माइनस एम बी। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एम बी कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा यू, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? अगला सवाल लिखिए, नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे। अगला सवाल लिखिए, 2 पॉइंट्स लेना, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट ए एंड बी are situated perpendicular to the axis of a small bar magnet,
at large distance x and 3x from its center on opposite side then ratio of magnetic field at point A and B is around। तो ध्यान दीजिए सवाल क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये मान लो साउथ पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल, कह रहे हैं इसके सेंटर से लार्ज डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां x दूरी पर एक पॉइंट A और दूसरी तरफ 3x दूरी पर एक पॉइंट B, और ये x और 3x इसके डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है। तो उधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। ऐसे मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि इक्वेटोरियल लाइन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट इधर होगी, यहां ऐसे होगी। और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद करो, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए और ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। याद करो इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमने निकाला था वो आया था μ0/4π, याद आ रहा है कुछ, m/r³, ये आया था, याद आ गया होगा। म्यू कह दो या m कह दो, एक ही बात है, ठीक, कैपिटल M। अब देखिए कैपिटल M मैग्नेटिक मूवमेंट है और इनके पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। अब चलिए हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, सिंपल हो गया यार। अब तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी का रेशियो, तो ये देखो जरा, इधर आ जाएगा R2/R1 का क्यूब, सब कुछ कट जाएगा। तो ये देखो जरा 3x/x का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 27:1। एक लाइन का सवाल हो गया, बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान, उम्मीद से ज्यादा आसान। अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखिए, टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल, क्वेश्चन लिखिए, टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट m, कैपिटल M, are placed as shown, find magnetic field at midpoint P, find magnetic field at midpoint P। ध्यान दो जरा, फोटो डायग्राम दिया गया आपको, ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ध्यान से देखना। इसके मिड से यहां D दूरी पर यहां कोई पॉइंट है P जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और यहां D दूरी पर एक दूसरा मैग्नेट ऐसे, यहां इसका नॉर्थ पोल, यहां इसका साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, इनके मैग्नेटिक मूवमेंट हमको m बोले गए, तो जरा बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना में इन दोनों की वजह से। बहुत आसान बेटा, बहुत आसान। एक बात बताओ, इसके लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट में, मैं यहां दिखा रहा हूं, इसकी वजह से होगा अलोंग द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बताओ साउथ से नॉर्थ इधर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0/4π 2m/r³ की जगह D³।
अच्छा, इसके लिए ये देखो परपेंडिकुलर लाइन पर है, तो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई डी क्यूब। तो बताओ नेट फील्ड इस पॉइंट P पर इधर आएगा रिजल्टेंट, ये होगा वी नेट। बल्कि हम ये एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं, कितने एंगल पे होगा। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ, चलो रिजल्टेंट, तो ये होगा रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो देखो सब कुछ कॉमन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यूब कॉमन ही आ गया। ये रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, क्यों, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 5 m अपॉन डी क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा भाई। ये आया मैग्नेटिक फील्ड नेट। ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं tan थीटा। कैसे निकलेगा, यहां जरा tan थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b2 अपॉन b1, तो दिस अपॉन दिस, तो ये 1/2 आएगा, वो थीटा भी आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से, एकदम आसान है। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखें, ए मैग्नेटिक नीडल lying parallel to a magnetic field, require W unit of work, to turn it through an angle 60 degree. Require W unit of work to turn it through an angle of 60 degree. Then torque needed to maintain the needle in this position. कह रहे हैं हमें कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा नीडल को इस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। तो बहुत बढ़िया समझो, पहले मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -mb cos 0 होगा, तो ये होगा -mb ओनली इनिशियल। बाद में तुमने उसको थीटा एंगल पे घुमा दिया, तो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये देखो क्या आया, -mb/2। तो ऐसा करने में जो वर्क डन बाई एजेंट होगा W, कह रहे हैं वो W वर्क करना पड़ा, वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो बताओ भाई -mb/2 में से -mb घटाओ, तो ये प्लस हो गया, तो प्लस का mb/2, ये आ गया W। अब सुनो, अब मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक नीडल 60 डिग्री पे, तो बताओ जरा मैग्नेटिक नीडल हमेशा क्या चाहेगा, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है कि वो वापस ऐसे घूम के आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं, देखो ऐसे घुमाना चाहता है कौन, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क। एजेंट कहेगा हम ऐसे घुमाएंगे इसको, टाउ एजेंट को जो टॉर्क लगाना पड़ेगा वो मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क के इक्वलेंट अपोजिट लगाना पड़ेगा, तब वो इस पोजीशन में उसे रोक पाएगा। और ये थीटा कितना, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया समझो, अगर मैग्नेटिक नीडल को हम यहां छोड़ दें तो अपने आप ऐसे आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब म्यू और बी पैरेलल होंगे। लेकिन हम चाहते हैं इसी पोजीशन में मेंटेन करना है, तो हम एजेंट से कहेंगे
कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे टॉर्क लगा रहा है क्लॉक, तो आप टॉर्क लगाओ एंटी क्लॉक, तो ये टॉर्क एजेंट का, तो टाउ एजेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टाउ एफ एम के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट होगी। और बताओ जरा, वो होगा एम बी नॉट साइन थीटा, और थीटा यहां बेटा 60 डिग्री है। और ये देखो एम बी की वैल्यू, वहां से देखो 2W, और साइन थीटा √3/2 साइन 60, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया। एजेंट को जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा अपोजिट टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो होगा √3W। आंसर नोट करो, नोट करिए। ये जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा ये बेटा एंटी टॉर्क है। कैसा? एंटी टॉर्क, अपोजिट टू मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है उसके अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा एजेंट को, ताकि वो मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री पोजीशन में मेंटेन कर सके। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल लिखे। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखें ए स्टील वायर has a magnetic moment capital M. A steel wire has a magnetic moment M. If full stop वाले की, if it is bent in semicircular arc, if it is bent in semicircular arc, its magnetic moment will be, कह रहे हैं हमने उस स्टील वायर को सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया, तो कह रहे अब बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो ध्यान दो, पहले ये था स्टील वायर, ये मान लो उसका साउथ पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल, और ये बीच की दूरी मान लो L, ठीक है। तो बताओ इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, पहले M बोला गया उसको, M, वो कितना होगा M बताओ। इसकी पोल स्ट्रेंथ -M, इसकी पोल स्ट्रेंथ +M, तो ये होगा +M इंटू L। वहां हम लोग 2L लेते थे, यहां 2L को हमने L बोल दिया, ठीक। अब इसी वायर को बेंड करके एक सेमी सर्कल में ऐसे बना दिया, ऐसे। अब इसका देखो, ये है साउथ पोल, ये है देखो नॉर्थ पोल, और साउथ पोल से नॉर्थ के पोल के बीच की मैग्नेटिक लेंथ अब ये होगी बेटा 2R, और ये जो L है, अब वो ये हो गया पूरा 2πr का आधा, यानी πr। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, L/π, R हो गया L/π। तो ये बीच का जो गैप है ये हो गया 2 टाइम्स L/π, ये हो गई मैग्नेटिक लेंथ, राइट। तो अब इसका नया मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं M डैश, विल बी इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, और वो मैग्नेटिक लेंथ 2R। चलो वैल्यू रख रहा हूं, 2R की जगह हुआ 2L/π, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, M इंटू L की जगह कैपिटल M, तो 2/π ऑफ कैपिटल M, ये हमारा नया मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आएगा बेटा आंसर। ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, नोट करिए, और अगला सवाल नोट करिए। सवाल लिखें, two small magnet, each of magnetic moment 10 ampere meter square, each of magnetic moment 10 ampere meter square are placed in end on position
are placed in end on position 0.1 meter apart, 0.1 meter apart from their center, from their centers, from their centers. आगे लिखें, the force acting between them is, force acting between them is, force acting between them is, आपको बताना है कि उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। टू स्मॉल मैग्नेट है, इन ऑन पोजीशन पे रखे गए ऐसे, एक मैग्नेट ये है, ये मान लो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। दूसरा मैग्नेट ऐसे है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ, और वो दिया गया 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी वही है, इनके बीच का गैप, तो डाइपोल के बीच का गैप मतलब मिड से मिड के बीच की दूरी, और ये दी गई है 0.1 मीटर, और ये बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है, तो ये दूरी इन डाइपोल के साइज से बहुत बड़ी है, राइट। तो एक बात बताओ, हमें इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। बताओ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो ये देखो जो फेसिंग पोल आ रहे हैं नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन होगा बेटा। अब समझो, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे होगा, तो एम और बी कैसे हैं, पैरेलल। देखो वो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले डाइपोल का, और ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, दोनों पैरेलल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा, और थीटा 0 डिग्री। यहां देखो एम और बी पैरेलल आ रहे हैं, तो देखो माइनस एम और वी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और बताओ इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड 2m, एक्सियल लाइन में 2m अपॉन आर क्यूब, ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, राइट। अच्छा चाहो तो हम इसको m1 कहते हैं, इसे m2 कहते हैं, बाद में कह देंगे m1 बराबर m2 है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमने आपको पढ़ाया था माइनस du बाई डी आर, इलेक्ट्रो में भी ऐसा रिजल्ट किया, तो ध्यान दो माइनस फॉर्मूले में, और माइनस यहां तो ये हो गया प्लस, तो ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 m2, बाहर कांस्टेंट है पूरा बाहर हो गया, और बताओ यहां बचा dy बाई डी आर 1 अपॉन आर क्यूब का, तो ये देखो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 m2, ये आर की पावर -3 से -3 बाहर आ गया, एक पावर कम हो गया तो आर की पावर 4, ये आ गया फोर्स। यानी पूरा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं मैं आपकी बार, तो -6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर पावर 4, और ये माइनस बता रहा है अट्रैक्शन, ये बता रहा है अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स, ये बता रहा है अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स। अब बस सवाल में वैल्यू रखना बाकी रह गया, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा 6 टाइम म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 की पावर -7, m1 m2 दिया गया 10 इंटू 10, दोनों बराबर हैं, और r की वैल्यू है 0.1 की पावर 4। देख लो बेटे
तो ये देखो 10⁻⁻⁴, ऊपर गया +4 6, तो ये हुआ 10⁻⁻1, या आया 0.6 न्यूटन। ये बेटा आ गया आंसर, इसे नोट करिए, नोट करिए। और आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।